नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने फंड में उदार मन से योगदान करने के लिए लोगों की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री के साथ यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सैन्य लामबंदी के दिए आदेश। ईरान में हिजाब मुद्दे पर पुलिस हिरासत में एक युवती की मौत पर विरोध प्रदर्शन जारी। मुंबई के नावा शेवा बंदरगाह पर कंटेनर से 22 टन हेरोइन जब्त। प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। मौसम विभाग का अगले 2 दिनों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कैंटरबरी में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं मुनीश शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम केयर्स फंड द्वारा 4,345 बच्चों की सहायता कर रही पीएम केयर्स योजना और इस कोष के विभिन्न प्रयासों के बारे में चर्चा की गई। ट्रस्टियों ने देश में कठिन समय में इस कोष की उल्लेखनीय भूमिका की भी सराहना की। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड को पूरे मन से समर्थन देने पर देशवासियों का आभार व्यक्त किया। चर्चा में कहा गया है कि पीएम केयर्स आपात स्थिति में प्रभावी भूमिका निभाता है। इसके लिए राहत सहायता देने के साथ ही पीएम केयर्स रोकथाम और क्षमता बनाने के उपाय भी करता है। बैठक में पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टियों, केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री ने भी भाग लिया। फंड के नवीन नियुक्त ट्रस्टियों में उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस, लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष करिया मुंडा और टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेटस रतन टाटा ने भी बैठक में भाग लिया। ट्रस्ट ने यह भी फैसला किया कि पीएम केयर्स फंड के परामर्श बोर्ड में जानी मानी हस्तियों को शामिल किया जाएगा। इनमें भारत के पूर्व नियंत्रक और महालेखाकार राजीव महर्षि, इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति और टेक फॉर इंडिया के सह संस्थापक इंडी कोर तथा पीरामल फाउंडेशन के पूर्व सीईओ आनंद शाह भी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के बीच तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चावुशोलू से मुलाकात की। ट्वीट संदेश में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मुलाकात के दौरान यूक्रेन संघर्ष, खाद्य सुरक्षा, G20, वैश्विक व्यवस्था, नेम और साइप्रस जैसे मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्री ने आज न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय क्षेत्रीय समूह की मेजबानी करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष और विश्व के दक्षिणी देशों पर इसके प्रभावों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में G20 के महत्व का भी जिक्र हुआ। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि ये समय युद्ध के लिए नहीं है, बिल्कुल सही कथन है। श्री मैक्रों ने कल रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में कहा था कि वर्तमान दौर युद्ध के लिए नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं। और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। इस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि वो यूक्रेन संघर्ष को लेकर भारत की स्थिति से अवगत हैं और जितना जल्दी हो सके युद्ध समाप्त करना चाहते हैं। अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सालिवन ने भी कहा कि अमरीका भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी के कथन का स्वागत करता है।
गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा के साथ बैठक में ब्रू समझौते के कार्यान्वयन की समीक्षा की। जनवरी 2020 में ब्रू समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद मिजोरम से विस्थापित ब्रू समुदाय के लोगों को त्रिपुरा में बसाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। समझौते में प्रत्येक परिवार के पुनर्वास के लिए व्यापक पैकेज का प्रावधान किया गया है। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। पुनर्वासित ब्रू परिवारों को त्रिपुरा के स्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार बेहतरीन संपर्क मार्ग और निर्माणाधीन राजमार्गों के लिए वैश्विक स्तर का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर नया भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। ट्वीट संदेशों में श्री गडकरी ने बताया कि राजस्थान गुजरात सीमा से गुजरात के पाटन जिले में संतालपुर तक 6 लेन के ग्रीनफील्ड राजमार्ग का काम तेजी से किया जा रहा है। श्री गडकरी ने कहा कि अमृतसर से गुजरात में जामनगर तक एक आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। इस पर 2030 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस गलियारे के बन जाने से 60 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और सफर तय करने में भी 2 घंटे कम समय लगेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप? तो अभ्यास कार्यक्रम है सिर्फ आपके लिए। ऑल इंडिया रेडियो की इस पेशकश में आपके भेजे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या ईमेल abhyas.airnews@gmail.com का जवाब एक्सपर्ट देंगे शनिवार रात 9:30 बजे। इस वर्ग का विषय है भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी एंड मॉनसून। प्रश्न 21 सितंबर तक हमें प्राप्त होने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुंबई के नवा शेवा बंदरगाह पर 20 टन से ज्यादा हेरोइन की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई है। दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त एचजीएस धालीवाल ने मीडिया को बताया कि जब्त की गई हेरोइन 22 टन से ज्यादा है और इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1,725 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि ये कंटेनर दिल्ली भेजा गया था। श्री धालीवाल ने बताया कि इससे पता चलता है कि देश में ड्रग्स का धंधा कितना फैलता जा रहा है और इनकी तस्करी के कैसे कैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा के 2 दिन के सत्र के पहले दिन आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। सदन ने सर्वसम्मति से शहरी क्षेत्रों में गुजरात मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस ले लिया, जिसे अप्रैल में पारित किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य ने विरोध कर रहे 10 से अधिक विपक्षी सदस्यों को सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया। सदन में इस समय जीएसटी संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है।
राजस्थान में पशुपालन विभाग पशुओं में त्वचा रोग लंपी पर काबू पाने के लिए गोट पॉक्स टीका लगाने में तेजी लाने पर जोर दे रहा है। कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद इस बीमारी का संक्रमण नियंत्रित हो जाने की उम्मीद है। श्री कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के परामर्श के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का नया स्वरूप भी चिंता का विषय है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में लंपी त्वचा रोग का प्रकोप सबसे पहले जोधपुर और बीकानेर संभागों में फैला था। इन संभागों के सभी जिलों में बड़ी संख्या में पशुओं की इस बीमारी से मृत्यु हुई है। पशुपालन विभाग का दावा है कि अब जोधपुर और बीकानेर संभागों में बीमारी से पशुओं की मृत्यु में कमी आई है, लेकिन अब इसका प्रकोप जयपुर संभाग के जिलों में ज्यादा है। इस रोग के कारण कई जिलों में दूध के संकलन में भी कमी आई है। साथ ही संक्रमण के कारण अपने पशु खो चुके पशुपालकों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 216 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 12,27,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 4,510 से अधिक कोविड के नए मामले सामने आए हैं। इस समय 46,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है और स्वस्थ होने की दर 98.71% है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड के न्यासी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने फंड में उदार मन से योगदान करने के लिए लोगों की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री के साथ यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मास्को की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सैन्य लामबंदी के आदेश दिए। ईरान में हिजाब मुद्दे पर पुलिस हिरासत में एक युवती की मौत पर विरोध प्रदर्शन जारी। मुंबई के नावा शेवा बंदरगाह पर कंटेनर से 22 टन हेरोइन जब्त। प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। मौसम विभाग का अगले 2 दिन में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय मैच आज शाम कैंटरबरी में खेला जाएगा। जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का आज सवेरे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में निधन हो गया। वो 58 वर्ष के थे। पिछले महीने दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। वो मुख्यतः आम आदमी और रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं पर व्यंग्य सुनाने के लिए जाने जाते थे। टिपिकल मेला गांव। अब मेले में घुसे, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बम्बई की भेल, बम्बई की दे, दिल्ली की चाट खाइए, दिल्ली की चाट लीजिए, दिल्ली की चाट लीजिए, आगे बढ़ते जाइए। देखिए बच्चा खो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि राजू श्रीवास्तव में अपने हास्य से श्रोताओं को सम्मोहित करने की अद्भुत कला थी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि राजू श्रीवास्तव ने हास्य और सकारात्मकता के साथ लोगों के जीवन को रोशन किया। उन्होंने कहा कि वे लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। गृहमंत्री ने मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए इसे कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया। एक ट्वीट में रक्षा मंत्री ने कहा कि राजू श्रीवास्तव अनुभवी कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। सूचना और प्रसारण मंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि राजू श्रीवास्तव के निधन से कॉमेडी की एक शैली के युग का अंत हो गया है और इस शून्य को भरना संभव नहीं है। लोकसभा सांसद और फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी ने भी जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एस मुथैया का आज मदुरई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे और बीमार चल रहे थे। उन्होंने 1977 से 1989 तक सिड्डापट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री मुथैया केंद्र में भूतल परिवहन मंत्री भी रहे। वे पेरियाकुलम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। गुजराती फिल्म छेल्लो शो को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 95वें अकादमी पुरस्कारों के लिए इसकी घोषणा की। छेल्लो शो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया है। ये फिल्म 14 अक्टूबर को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। छेल्लो शो का शीर्षक अंग्रेजी में है लास्ट फिल्म शो। इस फिल्म का रॉबर्ट डी नीरो के ट्रिबेको फिल्म फेस्टिवल में उद्घाटन फिल्म के रूप में वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था। इसने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में कई पुरस्कार जीते हैं। छेल्लो शो एक किशोर बालक की कहानी है। वो भारत के एक दूरदराज के गांव में रहता है और सिनेमा के साथ उसका गहरा संबंध जुड़ जाता है। ये फिल्म दर्शाती है कि कैसे एक छोटा लड़का प्रोजेक्शन बूथ से फिल्में देखने में गर्मियों का पूरा समय बिताता है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला पेश करते हुए स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आजादी के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में बताता है। आज की कड़ी में हम बात करेंगे जन सशक्तिकरण और जीवन स्तर में सुधार लाने वाली महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में। आजादी के बाद भारत सरकार ने ऐसी कई योजनाएं शुरू की जिनसे न सिर्फ भारतीय नागरिकों की वित्तीय स्थिति में सुधार आया बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन योजनाओं में शामिल हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम किसान योजना, रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना शुरू की गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा का उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। केंद्र सरकार अब गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनरेगा के कामों का उपयोग इस तरह से करने का प्रयास कर रही है कि किसानों को भी इससे आय मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सुधार की गति को तेज करने और लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2014 खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए शुरू किया गया एक देशव्यापी अभियान है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन विशेष रूप से वित्तीय सेवाओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर की थी। भारत की आजादी के बाद गरीब से गरीब की व्यक्ति का देश की आर्थिक मुख्य धारा से जुड़ना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसने फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक नया विश्वास पैदा किया है और एक नई दिशा का संकेत दिया है। देश का गरीब
जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के बावजूद भी 14,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा करता है, उससे बड़ी गरीबों की अमीरी नहीं हो सकती। अगर इसको एक हम ताकत समझे और ये जो उनके संस्कार हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक भूमिका है, जो उनके मन के आदर्श हैं, ये भी राष्ट्र की एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं। हमें उसको नर्चर करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के खर्च में सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए बनाई गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाना पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। पीएम किसान केंद्रीय क्षेत्र की वो योजना है जो 24 फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रारंभ की गई। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि का उद्देश्य गली कूचों में रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बेचने वाले ऐसे रेहड़ी पटरी वालों को किफायती दरों पर ऋण प्रदान करना है जो कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। आयुष्मान भारत योजना एक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है जो देश के नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए तक का पारिवारिक बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इन कदमों का उद्देश्य जनता को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के लाभकारी अवसर प्रदान करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और शिक्षित बनाना है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य समूहों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक हैंडल और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 25 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है बुजुर्गों की सुरक्षा। आप अपने सवाल हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 9289094044। आप इस पते पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर परमाणु हथियारों को लेकर रूस को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके देश के पास जवाब देने के लिए बहुत सारे हथियार हैं। श्री पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज पहली बार सैन्य लामबंदी का भी आदेश दिया। उनका कहना है कि परिस्थितियों को देखते हुए रूस में आंशिक सैन्य लामबंदी जरूरी है। टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम एक विशेष संबोधन में रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर किसी ने रूस की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती दी तो लोगों की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान में हिजाब कानून का विरोध करने वाली महिला की हिरासत में मौत पर वहां की महिलाएं हिजाब जलाकर प्रदर्शन कर रही हैं। ये प्रदर्शन लगातार 5 रातों से चल रहे हैं और कई शहरों और कस्बों में फैल गए हैं। खबरों के अनुसार ये प्रदर्शन पश्चिमी ईरान में शनिवार को एक युवती के जनाजे के दौरान हुए थे। इस युवती की 3 दिन तक अस्पताल में कोमा में रहने के बाद मृत्यु हो गई थी। युवती को पिछले सप्ताह तेहरान में हिजाब कानून का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया था। ईरान के अधिकारियों ने मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि केंद्र सरकार लंपी रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले राज्य सरकार को इसे आपदा घोषित करना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए हर संभव मदद देने को तैयार है। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने आज जयपुर में पत्रकारों से कहा कि ये समय पशुओं के लिए
संकट का समय है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में टीकाकरण होना चाहिए और पशुओं के लिए आइसोलेशन केंद्र बनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए धन उपलब्ध कराएगी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम कैंटरबरी के सेंट लॉरेंस मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा। असम के एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले तैराक बन गए हैं। नॉर्थ चैनल उत्तरी आयरलैंड और दक्षिण पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच का जल क्षेत्र है। आज विश्व अल्जाइमर दिवस है। अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम स्वरूप है। ये एक दिमागी बीमारी है जो व्यक्ति की याददाश्त पर असर डालती है। आकाशवाणी समाचार के स्वस्थ भारत कार्यक्रम में आज मानसिक स्वास्थ्य और अल्जाइमर रोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में IBHAAS नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र धमीजा श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता हमारे टेलीफोन नंबर 011-2342-1230 और 011-2342-1764 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी तथा उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों पर हवा के कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग ने इसके असर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ स्थानों में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और चेन्नई में हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ बादल छाए रहेंगे। मुंबई और कोलकाता में 1-2 बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। जम्मू, श्रीनगर, लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है राजश्री प्रोडक्शन के संस्थापक और फिल्म निर्माता निर्देशक ताराचंद बड़जात्या को। आज राजश्री प्रोडक्शंस के संस्थापक ताराचंद बड़जात्या की पुण्यतिथि है। वही ताराचंद बड़जात्या जिन्होंने हिंदी सिनेमा को आरती, उपहार, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, नदिया के पार और मैंने प्यार किया जैसी सार्थक और मनोरंजक फिल्मों का उपहार दिया। बड़जात्या का जन्म 10 मई 1914 को राजस्थान में हुआ था। इसके बाद काम सीखने के लिए 19 वर्ष की आयु में वे मोती महल थिएटर में बिना किसी वेतन के काम करने लगे। उनकी कड़ी मेहनत और लगन ने मालिक का मन जीत लिया। उन्हीं की आर्थिक मदद से 14 साल बाद 15 अगस्त 1947 को ताराचंद ने राजश्री पिक्चर्स की स्थापना की। जिन फिल्मों से उन्हें सबसे अधिक लाभ मिला उनमें शोले, जुगनू, विक्टोरिया नंबर 203 तथा रोटी, कपड़ा और मकान शामिल हैं। बॉलीवुड को बड़जात्या का एक बड़ा योगदान ये रहा कि उनके माध्यम से हिंदी फिल्मों के दर्शकों को दक्षिण की फिल्मों के बारे में जानने का मौका मिला। 1962 में ताराचंद ने अपना स्वतंत्र प्रोडक्शन शुरू किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड के 89 बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने फंड में उदार मन से योगदान करने के लिए लोगों की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री के साथ यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सैन्य लामबंदी के दिए आदेश। ईरान में हिजाब मुद्दे पर पुलिस हिरासत में एक युवती की मौत पर विरोध प्रदर्शन है जारी। मुंबई के नावा शेवा बंदरगाह पर कंटेनर से 22 टन हेरोइन जब्त। प्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है।
मौसम विभाग का अगले 2 दिनों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।